चुका है और महसूस भी करने लग गए हैं, जैसा कि मैं महसूस करती हूँ वैसे आप सभी महसूस कर सकते हैं। चलिए, आप पहले मुझे पेन डायरी शो कर सकते हैं सभी, है ना? डायरी पेन दिखा सकते हैं। यस, वेरी गुड। सभी दिखा चुके हैं और सभी को जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि सुना हुआ भूल सकते हैं लेकिन लिखा हुआ हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आज के जबरदस्त टॉपिक के लिए मैं इनवाइट करूंगी। उससे पहले सभी पहले रेड स्क्रीन कर देंगे, है ना? हार्ट रिएक्शन देंगे सभी और क्लैपिंग भी दे सकते हैं सर के लिए। तो मैं इनवाइट करूंगी आज के जबरदस्त टॉपिक के लिए। यस, डॉक्टर गिरीश जी सर, मोस्ट वेलकम सर। ओवर टू यू सर। गिरीश जी सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर गिरीश कुमार। तो मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में अपने बच्चे के बढ़ते हुए वजन की वजह से आया, और मेरे बच्चे का 11 साल की उम्र में 65 किलो वजन था, जो एक सामान्य बच्चे का नहीं होता है। मैंने अपने सारे प्रयास किए उसको मैनेज करने के, लेकिन नहीं कर पाया। और इसका रिजल्ट ये निकला, 9 महीने में 9 किलो और बढ़ गया। तो बहुत ही ज्यादा वेट होने की वजह से मैं ज्वाइन हुआ, और फिर मैंने हेल्दी वेट उसका गेन किया, फैट लॉस किया, लगभग 9 किलो फैट लॉस करके अब वो आइडियल वेट पे है पिछले 1 साल से। और इसका रिजल्ट मैंने भी बहुत अच्छे से लिया है। मैंने भी 10 किलो अपना फैट लॉस किया। बिफोर कम्युनिटी में ये मानता था मैं भी फिट हूँ, न्यूट्रिशन का नॉलेज भी था, लेकिन इसमें ज्वाइन करने के बाद पता चला मेरा भी 10 किलो वेट ज्यादा है। फिर मैंने अपना भी फैट लॉस किया, और पिछले 1 साल से उस चीज को मेंटेन कर पा रहा हूँ। हमारे पूरी फैमिली में यूज कर रहे हैं। हमारे मदर हैं जो 70 साल जिनकी उम्र है, उनकी स्थिति ये थी कि वो बेड से पे ही उनको खाना जो भी है वो उठ के चलने की स्थिति नहीं थी। आज उनकी स्थिति ये है कि वो पूरे 1 घंटे मेरे बराबर एक्सरसाइज कर पाते बिना किसी गैप के। एक सिंगल डे भी उन्होंने गैप नहीं दिया एक्सरसाइज के दौरान, है ना? तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ जीवन हम कैसे जिए, स्वस्थ। तो मैं थोड़ा सा अपना पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेल्दी एजिंग। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा हेल्दी एजिंग होता क्या है। अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हेल्दी एजिंग का मतलब है अधिकतर लोगों का जो बुढ़ापा है, जो अंतिम समय है, वो या तो चारपाई पे या बेड पे या अस्पताल में बीतता है। तो हेल्दी एजिंग का मतलब ये है कि हमको वो अंतिम जो समय है, जो स्वस्थ रहते हुए हंसते बोलते हुए जीना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे समझे और हेल्दी एजिंग कैसे रहे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे और जानेंगे, है ना? तो हेल्दी उम्र का मतलब है सक्रिय और खुशहाल जीवन। मतलब बेड पे लेटे हुए हमको नहीं, इस दुनिया को विदा नहीं करना है। ये हेल्दी एजिंग का मतलब है। इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अपने एज बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर कमजोर होता है या मसल्स का लॉस होता है। तो हमको पता हो पाएगा कि किस वजह से आ रहे, तो उन कारणों को हम जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे, या फिर अपने बढ़ते हुए उम्र के प्रभाव को हम रोक सकेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो कारण है, अपने शरीर है जो कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाएं जो है उनमें क्या बदलाव होता है कोशिका के स्तर पे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो कोशिकाओं में पहला बदलाव तो ये होता है कि वो जो हम खाना खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा एज बढ़ने के साथ साथ। क्योंकि कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती जाती है, और फिर कोशिका बार बार विभाजित होती रहती है, जिसकी वजह से शरीर ग्रोथ करता है, मसल्स भी ग्रोथ होती है। एक अनुमान के अनुसार अगर 30-35 साल के बाद में हर व्यक्ति का 1%, लगभग 1% के आसपास जो है फैट मसल्स का लॉस होता है। इसको सार्कोपीनिया बोलते हैं।
कि सार्कोपीनिया एज के साथ आती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 60 साल के बाद तो 1% से 2% तक मसल्स का लॉस होने लग जाता है, 60 साल से ऊपर। तो हमको ये मसल्स का लॉस रोकना है, और पॉसिबल हो तो इसको बढ़ाना है, जिससे हमारे बढ़ते हुए उम्र का प्रभाव हमारे शरीर पे दिखे नहीं, है ना। तो हमको कोशिकाओं का बदलाव होता है मेनली उसके विभाजन क्षमता से। बार बार विभाजित होती रहेंगी, नई सेल्स बढ़ती रहेंगी, पुरानी ऊपर से हटती रहेंगी, डैमेज होती रहेंगी और नई बढ़ती रहेंगी। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो अब कोशिका जब विभाजित होती है, सभी जानते हैं कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे गुणसूत्र होते हैं, जो जिसके ऊपर जीन्स होता है, डीएनए होता है, जो भी जेनेटिक कोडिंग होती है, उसको एक सेल से दूसरे सेल में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, ये बिल्कुल अपने जैसे जूते के फीते होते हैं उस तरह के होते हैं। और जूते के फीते में लास्ट में जो कैपिंग होती है, जो फीते को खराब नहीं होने देती, ऐसे ही गुणसूत्र के ऊपर भी कैपिंग होती है, जिसको बोलते हैं टीलोमियर। तो जैसे जैसे विभाजन होता जाता है, ये टीलोमियर शॉर्ट होते जाते हैं। और ये टीलोमियर इतने शॉर्ट हो जाते हैं कि बाद में कोशिका विभाजन होना ही बंद हो जाता है। इसकी वजह से जब कोशिका विभाजन बंद हो गया तो सेल्स रिपेयर नहीं हो पाएंगी, अपना जो भी टिश्यू है, अपना जो भी शरीर के कोई भी पार्ट है, वो रिपेयर वाली कंडीशन नहीं आ पाएगी, क्योंकि कोशिकाएं विभाजन होना बंद हो जाती। तो पहला बदलाव तो ये होता है इसके अंदर अपनी एज बढ़ने के साथ। दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जो अपना श्वसन है, रेस्पिरेशन, वो किस तरह से होता है। सांस लेने में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो हो गया एक्सटर्नल श्वसन, है ना, बाहर का। और कोशिका के स्तर पे ये ऑक्सीजन का क्या रोल है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो कोशिका के स्तर पे क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन होकर ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज कोशिकाओं में जाता है, और ऑक्सीजन भी कोशिकाओं में जाती है ब्लड के माध्यम से। और फिर ग्लूकोज से ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में उससे ऊर्जा बनती है। तो ये है अपने डाइजेशन का और सांस लेने का आपस में रिलेशन। तो क्या कई बार जब कोई चीज टूटती है, जैसे ग्लूकोज को अपन ने ऑक्सीजन से तोड़ा, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो स्वाभाविक बात है कि ऑक्सीजन भी टूटेगी। ऑक्सीजन हमेशा, ऑक्सीजन के दो अणु एक साथ रहते हैं, O2 के रूप में हम उसको लिखते हैं। जबकि जब टूटता है तो वो भी O के रूप में हो जाता है। तो O के रूप में जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है इनको, और ये फ्री रेडिकल्स बोलते हैं इनको। और ये फ्री रेडिकल्स इतने खतरनाक होते हैं, ये सेल्स को डैमेज करते हैं, सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं, सेल की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो वो कुल मिला के ये सेल्स को डैमेज करते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स मेरे हिसाब से सब समझ गए होंगे। ऑक्सीजन जो सिंगल फॉर्म में है, ओ O2 के रूप में जनरली रहता है, लेकिन वो जब डाइजेशन के दौरान जब एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेल्स, तो उस दौरान वो O के रूप में आ जाता है, जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स को इफेक्ट को कम करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं खाने के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट जैसे अपने नींबू, छाछ, दही, फल, फ्रूट्स, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिससे वो हमारी कोशिकाओं को नुकसान ना पहुंचाते। अब कहीं डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, तो स्वाभाविक बात है अपने चोट लगती है तो वहां सूजन आती है। अब फ्री रेडिकल्स हमारी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, डैमेज करेंगे तो स्वाभाविक है सूजन आएगी, और ये सूजन लगातार रहेगी। और इस सूजन की वजह से चेहरे पे थोड़ा हल्का भारीपन दिखता है एज बढ़ने के साथ। तो हमने तीन चीजें समझ चुके हैं, कोशिकाओं में क्या बदलाव हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, और तीसरा सूजन क्यों आने लग जाती है, चेहरा भारी क्यों होने लग जाता है, और चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी जीवन शैली भी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो इन चीजों को हमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको 5 तरह के बदलाव अपने करने पड़ेंगे। पहला तो है संतुलित भोजन लेना पड़ेगा। दूसरा, नियमित व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम, अब कोई टारगेट नहीं है जो हमको कर लिया क्या रोज 1 घंटे करें या 2 घंटे करें। ये तो यात्रा है, जीवन भर करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि सार्कोपीनिया, मसल्स का लॉस जो है वो 60 साल के बाद और भी तेजी से होने लग जाता है। तो 60 साल के बाद तो एक्सरसाइज की ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ने लग जाती है।
है ना। तीसरा, प्रॉपर नींद, 5 से 7 घंटे प्रॉपर नींद होनी चाहिए। नींद के टाइम हम इस रेस्टिंग कंडीशन में, हमारी रिपेयर वाली कंडीशन में चले जाते हैं और हमारे बॉडी हीलिंग करती है। स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं देना है और हमें कम्युनिटी से जुड़े रहना। तो ये 5 पॉइंटों पे आज हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। तो हमारा जो संतुलित भोजन है उसके अंदर पोषण होना चाहिए, पोषण युक्त भोजन होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि पिछले काफी टाइम से हम पोषण पे बहुत बात करते हैं। पोषण 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं: ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और कम मात्रा में फ्रूट, विटामिन और मिनरल्स। और एक वाटर है, वो भी एक इम्पोर्टेंट अपना पोषक तत्व है। ये निश्चित अनुपात में शरीर में होंगे तो शरीर में जो भी फ्री रेडिकल से नुकसान होने वाला है उसकी रिपेयर या हीलिंग हम कर पाएंगे। अब प्रोटीन की क्यों जरूरत है? आज हमारे जो घरेलू या घर के अंदर जो खाना बनता है या बाहर भी मिलता है उसमें लगातार प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है। और प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर के हर सेल को चाहिए। हड्डियों के लिए भी चाहिए, स्किन के लिए भी चाहिए, बालों के लिए, हार्मोन्स के लिए। तो हमारे भोजन में प्रोटीन की प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन अगर नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ ही नहीं होएगी। और अगर सेल्स की ग्रोथ नहीं होएगी तो धीरे धीरे बुढ़ापा तो हावी होएगा ही, है ना। तो हमारी मसल्स के लिए, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो हमारे हमको जो खाने के अंदर है, प्रोटीन युक्त चीजों की मात्रा बढ़ानी होगी। और संतुलित जो हमारा भोजन है उसमें, आज जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से फ्री रेडिकल शरीर में इतने ज्यादा हो रहे हैं कि उनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमको हमारे भोजन में 50% तक फल और सब्जियां इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जब हम ये पोल्यूशन के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। जो यानी आज से जो 10 साल पहले हम जितने ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे थे, जिनसे हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे थे, तो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा 5 गुना से 10 गुना तक बढ़ानी पड़ेगी, जब जाके हम फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को खत्म कर पाएंगे। तो जहां तक पॉसिबल हो, अपने 40 से 50% तक हमारे थाली के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने होने चाहिए, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और रोगों से लड़ने की क्षमता, सारी चीजें हो सकती है। 25% साबुत अनाज, अनाज को पीस के यूज लेने से अच्छा है साबुत अनाज यूज ले। उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और वो धीरे धीरे पाचन होता है, और पाचन होने में भी शरीर कैलोरीज बर्न करता है। हम जानते हैं कैलोरी बढ़ने से फैट बढ़ती है और कैलोरी कम होने से फैट घटती है। तो हमको कैलोरी धीरे धीरे मिलेगी तो हमारा सेल्स है उसको रेगुलर यूज कर पाएगी, और एक साथ ज्यादा मिल गई तो उसको स्टोर करना पड़ेगा फैट के रूप में। तो ये तो हो गई भोजन की बात। नेक्स्ट हमारा है कि हमको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी। बढ़ती हुई उम्र के जो प्रभाव को खत्म करने के लिए हमको एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज 2 तरह की होती है, एक तो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और दूसरा है कार्डियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें हम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप, है ना, एब्स, 6 पैक्स, 8 पैक जो आजकल कॉमन है। तो ये सब होते हैं अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। तो अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की किसको आवश्यकता है? बच्चे से लेके बूढ़े तक को, सभी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सप्ताह में 2 से 3 दिन तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है कोई भी वेट बियरिंग एक्सरसाइज जिसमें हमको वेट उठाना हो, जैसा फोटो में भी दिख रहा है स्लाइड में। इस एज में भी ये डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आवश्यकता बुढ़ापे में ज्यादा होती है, 60+ लोगों को, क्योंकि उस टाइम सार्कोपीनिया, मसल्स का लॉस 1 से 2% तक पर ईयर होने लग जाता है। तो अपने उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पूरे जीवन में करनी है। पर सप्ताह के अंदर 2 से 3 दिन तक हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, जिसमें हम हल्का सा वेट उठा के एक्सरसाइज करें, है ना। इससे मांसपेशियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी। तो अपने जो बुढ़ापे में गिर जाते हैं चलते चलते, वो गिरने वाली समस्या खत्म हो जाएगी अगर अपनी मसल्स मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, है ना। और हमारे दैनिक कार्य की क्षमता भी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट है कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज हम से हमारे लंग्स और हार्ट, ये दोनों चीजें मजबूत होती है। अब कार्डियो एक्सरसाइज में हम क्या क्या कर सकते हैं? फास्ट वॉकिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, और कोई भी एक्सरसाइज हल्की फुल्की, वो कार्डियो के अंदर आती है, जिसमें पैरों की एक्सरसाइज ज्यादा हो। पैरों की जो थाई मसल्स होती है, जांग की जो मसल्स होती है, उसको अपने शरीर का सेकेंडरी हार्ट भी बोलते हैं।
एक हार्ट तो अपने सीने में, दूसरा सेकेंडरी हार्ट अपने जांग की मसल्स को बोलते हैं। अब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ में हार्ट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है, वेट बढ़ने की वजह से और भी बहुत समस्याएं होती है। तो अपने हार्ट के काम को कम कैसे करें? भाई सेकेंडरी हार्ट अपने बॉडी में है, उसको एक्टिवेट करो, हार्ट का काम अपने आप कम हो जाएगा तो हार्ट हेल्दी रहेगा। तो हमको पैरों वाली एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, जिससे हार्ट के ऊपर प्रेशर कम होएगा, हार्ट और लंग्स दोनों मजबूत हो गए, है ना। तो हमारा हृदय भी स्वस्थ। अगर आपने दौड़ लगा ली या साइकिलिंग कर ली तो आपका हार्ट कभी, हार्ट से संबंधित परेशानी या बीपी ये समस्याएं आएंगी ही नहीं जीवन में। तो हमको इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है कि हमको सप्ताह में 150 मिनट, लगभग 3 से 4 दिन कार्डियो एक्सरसाइज भी करनी है ना। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एक्सरसाइज ये दोनों करनी है, और सभी लोगों को करनी है, हर ग्रुप, एज ग्रुप के। बच्चों को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चों की पूरे दिन में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो कैलोरी बर्न कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो खेल कूद में इतना कुछ एक्टिव होते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, अधिकतर काम कुर्सी पे बैठे बैठे ही होता है ना। तो हमको एक्सरसाइज का बैलेंस अपनी लाइफ में बना के रखना है, जिससे बढ़ती उम्र का इफेक्ट हम नहीं नहीं दिखे हमारे शरीर पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है नींद। नींद के टाइम पे हमारा जो बॉडी है वो हीलिंग स्टेज में होती है। हीलिंग का मतलब अपने कहीं भी पूरे दिन में कोई भी कार्य किया, कहीं भी अपने शरीर को नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत, एक्सरसाइज के दौरान भी मसल्स के फाइबर है उनमें नुकसान होता है। आपने देखा होगा जिम के अंदर हमेशा संडे की छुट्टी रखते हैं। इसका कारण शायद सब सोचते होंगे एक दिन का गैप, लेकिन हम हमारे सेशंस में एक भी दिन की छुट्टी नहीं रखते। इसका देखो छोटा सा कारण है, मैं बताना चाहूंगा। एक्सरसाइज हमारी हम नॉर्मल करते हैं, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का मिक्स करते हैं हम। तो हम रेगुलर कर सकते हैं, हम हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हमारे बॉडी में मसल्स है जो ज्यादा डैमेज नहीं होती हमारी एक्सरसाइज से। और इतनी डैमेज होती है जो रात के में हमने 7 से 9 घंटे की नींद पूरी कर ली तो उसमें रिपेयर भी हो जाती है। लेकिन जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल्स डैमेज होती है, लेकिन वो रिपेयर होने के लिए 7 से 9 घंटे कम रहते हैं, पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो पाती, इसलिए उनको एक दिन का गैप देना पड़ता है। संडे की वो छुट्टी इसीलिए रखते हैं, जिससे उनके मसल्स में कहीं भी लॉस हुआ है या डैमेज हुआ वो रिपेयर हो सके, रिपेयर का समय मिल जाता है। तो नींद जिसने की प्रॉपर होएगी उसकी सेल जो मसल्स है वो हमेशा मजबूत रहेंगी, क्योंकि रिपेयर मोड में चला जाता है शरीर, है ना। तो नियमित हमको सोना है और नींद पूरी करनी है, और क्वालिटी नींद लेनी, जिससे क्वालिटी नींद से हमारी याददाश्त अच्छी रहेगी, मूड सही रहेगा सुबह उठेंगे तो, है ना। और क्वालिटी नींद का मतलब है आपको गहरी नींद आनी चाहिए। और गहरी नींद के लिए 3 प्रयास हम कर सकते हैं। पहला तो जहां भी हम सो रहे हैं वहां का माहौल एकदम ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में नींद नहीं आती। तो प्रयास करें जब पॉसिबल हो तो अपने जो बेडरूम है उसको ठंडा रखें, तो उससे क्वालिटी स्लिप होएगी। और दूसरा, लाइट जला के नहीं सोए। जैसे रात में पूर्णिमा के टाइम पे जितना उजाला होता है उससे ज्यादा उजाला नहीं होना चाहिए। उजाले को नापते हैं लक्स में, तो 50 लक्स लाइट से ज्यादा उजाला नहीं होना चाहिए जब क्वालिटी नींद आती है। कई लोगों को लाइट जला के सोने की आदत है, तो इसमें थोड़ा सुधार करें। जो अपने 2 वाट की एलईडी है उससे ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमको क्वालिटी स्लिप, अच्छी नींद, बेहतर नींद हम ले पाएंगे। और आजकल सबकी लाइफस्टाइल में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तनाव यानी स्ट्रेस। पुराने ये एक कहावत है, चिंता जो है चिता से भी बुरी होती है। चिता तो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, चिंता जिंदा व्यक्ति को भी जला देती है। मतलब वो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, लेकिन अगर वो चिंता में है तो वो, उसका शरीर बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देगा, और हजारों बीमारियां लेके आएंगे। और चिंता अकेला नहीं आता, वो हजारों बीमारियां साथ लेकर आता है। तो हमको स्ट्रेस का भी मैनेजमेंट करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के सिंपल से 4-5 तरीके हैं जो हम अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में उसको मैनेज कर सकते हैं। देखो स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेस आता है हमारे आसपास की कंडीशन से, आसपास की परिस्थितियों से आता है। तो उस परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस परिस्थिति की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से हमारा बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। स्ट्रेस की कंडीशन तो हम नहीं बदल सकते, जो जैसी कंडीशन में उसको वहां रहना पड़ेगा, मजबूरी है।
लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स हमारा शरीर देता है या हम देते हैं, वो रेस्पॉन्स को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस मैनेज होएगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पहले जो सबसे अच्छा योग, योग हमारे स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करता है। तो रेगुलर योग करें, रेगुलर नहीं तो सप्ताह में 1 से 2 दिन तो योग जरूर करें, 10 से 15 मिनट तक। और मेडिटेशन, मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट है स्ट्रेस को मैनेज करने में। मेडिटेशन में हमको दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है। हम बैठे हुए योगासन पोजीशन में भी कर सकते हैं, सोते हुए भी कर सकते हैं, और किसी भी पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो हमारी बैक, जो बैकबोन है, कमर है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। पहला नियम मेडिटेशन का यही। और दूसरा, वहाँ आसपास माहौल शांत होना चाहिए, किसी तरह की आवाज शोर शराबा ना हो। ये दो कंडीशन होती है मेडिटेशन करने की। आप लेटे हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से तनाव बहुत हद तक कम हो जाता है ना। तो मेडिटेशन भी कई तरह के होते हैं, डिटेल में हम किसी और दिन जानेंगे। मेडिटेशन में अपने सांसों पे ध्यान रखना होता है, या कई बार मस्तक पे अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है, और स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। कभी भी कोई गुस्से में आएगा तो आते ही सब कहेंगे गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, अपने आप अपने जो स्ट्रेस कम होएगा। तो गहरी सांस या प्राणायाम का एक और है, 4-4-6 फार्मूला अपनाएं। 4-4-6 का मतलब है 4 सेकंड आप सांस अंदर खींचे, 4 सेकंड के अंदर, इस तरह से, और फिर 4 सेकंड उसको होल्ड रखें, और फिर 6 सेकंड के अंदर धीरे धीरे हवा को रिलीज करें। ये आप 5 से 10 बार करोगे ना, तो आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम होगा। तो गहरी सांस लेना जरूरी है। 4-4-6 का फार्मूला अपनाएं जब भी आपको लगे कि मेरे को स्ट्रेस की स्थिति है। और हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। और कहीं नेगेटिव लोग सोच के बातें हो रही है तो वहां ज्यादा समय नहीं बिताना, हमको हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहना है। अब ये स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्रेन है, वो भी थक जाता है। ब्रेन को भी एक्सरसाइज चाहिए, हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज चाहिए। दिमाग को हल्का फुल्का काम दे देंगे तो दिमाग व्यस्त रहेगा, और वो ही उसकी एक्सरसाइज है। तो हमको रोज कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा मस्तिष्क है वो सक्रिय रहेगा, तेज बना रहेगा। अपनी कोई भी एक हॉबी या कुछ भी जो आप इच्छा करना चाहते हो जीवन में, उसके बारे में या उसकी तरफ जाने के लिए आप कुछ ना कुछ नया सीखें। कोई, जैसे काफी लोग मैंने देखा है, बुढ़ापे में 60+ एज होने के बाद जब रिटायर हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारियों से फ्री होते हैं, तो उस टाइम वो गाना सीखते, उस टाइम वो म्यूजिक सीखते। तो कुछ ना कुछ हमको सीखते रहना चाहिए, सीखने से हमारा दिमाग सक्रिय रहेगा। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे अपना नॉलेज बढ़े, है ना। और कुछ ऐसे गेम्स भी खेलने चाहिए जिससे हमारा दिमाग सही रहे, मतलब दिमाग फ्री ना रहे, उसको टाइम मिले एक्सरसाइज का। तो जैसे अपने चेस दिमाग वाला गेम है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। एक एक चाल के लिए आपको 10-10 मिनट तक भी सोचना पड़ जाता है कई बार। नेक्स्ट जैसे पेपर में आता है नंबर गेम सुडोकू, उसको भरें, उसको भरने में भी आधे से 1 घंटा लग जाता है। धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरह से हमारे दिमाग की भी एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। और हमको, हम सामाजिक लोग हैं, समाज में रहना है हमको, तो हमको समाज के लोगों से कनेक्टेड रहना है। अपनी कम्युनिटी से हमेशा कनेक्टेड रहना है। हमको आइसोलेट नहीं रहना है, एक कमरे में बंद होके नहीं रहना। नए लोगों से रोज मिलना है, और अपना उनसे रिलेशन बिल्ड करना है। तो सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है। आपको अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। इससे स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है। और स्ट्रेस का लेवल कम होगा तो फ्री रेडिकल शरीर में कम होंगे। फ्री रेडिकल्स कम होंगे तो आप हमेशा प्रसन्न, हंसते हुए रहेंगे। तो बढ़ती उम्र का प्रभाव आपके धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमको बिल्कुल हमारी कम्युनिटी से हमेशा कनेक्टेड रहना है। ये नहीं है कि घर में 4 लोग हैं और चारों एक एक मोबाइल लेके 4 कमरों में बैठे, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमको कनेक्टेड रहना है समाज के लोगों से, कम्युनिटी के लोगों के साथ में। और ग्रुप की एक्टिविटी में भी भाग लेना है। जैसे हमारा तो कम्युनिटी बहुत अच्छी है, रेगुलर हम ट्रेनिंग्स में एक साथ मिलते रहते हैं। महीने में 2 से 3 ट्रेनिंग हमारी हो जाती है कई बार। और तो ऐसे ही हमको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी से है ना अच्छे रिलेशन बिल्ड करने। इससे स्ट्रेस कम रहेगा, और स्ट्रेस कम रहेगा तो हम बढ़ती उम्र का
प्रभाव हमारे ऊपर कम रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही बातें करनी है, कभी नेगेटिव बातें नहीं करनी। तो हमको सामाजिक जुड़ाव रखते हुए ये सारे काम करने हैं। इसके अलावा हमको पर्याप्त पानी भी पीना है। हमने अच्छा न्यूट्रिशन ले लिया, अपनी दिनचर्या अच्छी कर ली, मात्र एक कमी रख दी जो जनरली सबसे हो जाती है सर्दियों के समय में, पानी नहीं पीते। हम कहते हैं रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन सर्दियों में स्थिति ये होती है, हम प्यास लगती नहीं है, प्यास नहीं लगती तो हम पानी भी नहीं पीते। मौसम ठंडा होता है और पीने की इच्छा भी हो तो ठंडा पानी हो तो हम बिल्कुल ही नहीं पीते। जबकि हमको प्यास लगने का वेट नहीं करना, हर 1 से 2 घंटे में पानी पीना है। गर्मियों में हर 1 घंटे में, और सर्दियों में हर एक 1.5 से 2 घंटे में पानी पीना है। क्योंकि हमने जो भी खाया है उसको डाइजेस्ट होके एब्जॉर्प्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लिक्विड फॉर्म में रहेगा भोजन हमारा एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, तो वो अवशोषित एब्जॉर्ब हो पाएगा नहीं, तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा जो हमने खाया है। इसलिए पानी का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हर 1 से 2 घंटे में आपको पानी पीना है, चाहे प्यास लगे या ना लगे। इससे शरीर हाइड्रेट रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, और शरीर को ऊर्जा लगातार मिलती रहेगी। तो पानी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पानी को भी रेगुलर अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए रेगुलर लेते रहना है। और जैसे गर्मियों के अंदर शरीर से पसीने के रूप में पानी ज्यादा निकलता है, पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है बॉडी को ठंडा करने के लिए भी, है ना। तो इसलिए हमको शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए प्लेन पानी ना लेके फ्लेवर्ड पानी लेना है। जैसे नींबू पानी ले लिया, अपना हाइड्रेट ले लिया, एफ्रेश से भी अपने हाइड्रेशन आता है। तो ये सारी चीजें हमको फॉलो करनी है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी समय से पहले रेगुलर आप जांच करवाते रहे शरीर में कोई समस्या तो नहीं है बढ़ती हुई उम्र के साथ में। क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ में आज इंडिया की स्थिति तो ये है कि हर चौथे आदमी डायबिटीज का पेशेंट है। तो हमको रेगुलर हमारा बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीएमआई, हम तो वेलनेस के लोग हैं तो हमको तो बीएमआई से ही सारे आइडिया हो जाते हैं। ये बीपी शुगर के नापने की जरूरत ही नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल करवाने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप अपनी बीएमआई को भी रेगुलर मेंटेन रखते हो तो ये ऊपर वाली 3 समस्याएं होंगी नहीं। आंखें और हड्डियों की जांच भी करवाते रहे। ये ऐसा ना हो कि हम आंखों के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं और हमारी आंखों पे चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो उसका भी रेगुलर हमको जांच करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा नुकसान पहुंचाने वाली कुछ आदतें भी होती है जो बहुत कॉमन है। ऐसे तो आदतें बहुत होती है, लेकिन हम 3 4 चीजों पे ही बात करेंगे जो हमारे शरीर को जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहला तो है, हमको किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। धूम्रपान, जिससे धुआं हमारे शरीर में जाए, लंग्स को इतना खराब कर देता है, आप कभी भी अस्थमा के पेशेंट बन सकते हो। और लंग्स खराब है तो वो ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पाएंगे शरीर में। तो धूम्रपान से बिल्कुल बचे, और जो धूम्रपान कर रहा है उससे दूरी भी बना ले। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार ये होता है कि आप अगर धूम्रपान नहीं कर रहे लेकिन धूम्रपान करने वाले के साथ बैठे हो, तो आपको 3 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि वो धुआं तो इन्वायरमेंट में आएगा, आपके शरीर के अंदर भी जाएगा। तो इसलिए जो धूम्रपान कर रहा है उसकी बॉडी तो रेजिस्टेंट हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं करते, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट नहीं, आपको तो 3 गुना ज्यादा नुकसान होएगा। जितना उसको हो रहा है उसका 3 गुना ज्यादा। तो धूम्रपान करने वालों को से दूरी कर ले आप, है ना। तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे। टोबैको है जो कैंसरस होता है, कैंसर पैदा करने वाला होता है। तो किसी भी कैंसर भी बहुत सारे होते हैं। कैंसर आपका शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। तो इसलिए कैंसर का सबसे मूल कारण जो है तंबाकू ही है। अपने वर्तमान जो लाइफस्टाइल है उसमें शराब अत्यधिक ना पिए। यहाँ पे शराब को कंप्लीट बंद नहीं लिखा, सिर्फ अत्यधिक, यानी कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में भी वहां लेते हैं जहाँ शरीर को इसकी जरूरत होती है। जैसे हिल स्टेशन है जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर को एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, और वो पेट जितना बड़ा है उससे ज्यादा तो खा नहीं सकता एनर्जी के लिए। तो ये एनर्जी का ही सोर्स के रूप में इसको ले सकते हैं अल्प मात्रा में, वो भी सिर्फ ठंडे जगह पे। अपने भारत में तो ऐसी ठंडी जगह 90% है ही नहीं, हम तो 50 डिग्री में रहने वाले हैं। तो यहाँ तो ये बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और लंबे समय तक हमको बैठे नहीं रहना है। क्योंकि आजकल लोगों के सिटिंग जॉब है, ऑफिस जॉब है, जो मेहनती वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके तो सारे दिन एक्सरसाइज होती है, लेकिन सिटिंग जॉब वाले भी अब बहुत बढ़ गए हैं। तो उनको लंबे टाइम 1 घंटे से ज्यादा एक कुर्सी पे लगातार नहीं बैठना है।
इस दौरान भले ही आप पानी पीने के लिए उठ के चले जाएं, 150 कदम चल के आ जाएं, और पॉसिबल हो और आसपास सीढ़ियां हो तो 2 चक्कर सीढ़ियों के लगा ले। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपको कभी थकान फील हो नहीं होगी। आप लगातार 2 से 3 घंटे कुर्सी पे बैठे रहोगे, आपको आलस आएंगे, थकान होगी, है ना। तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने, भले ही आप वो पानी पीने के लिए ही ले लें। मैं चाय की तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि चाय चाय वैसे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमने इसको खराब बना दिया। चाय के अंदर कैफीन होता है, हमारे एफ्रेश में कैफीन डबल मात्रा में होता है, शरीर में अलर्टनेस लाता है। लेकिन चाय को हमने खराब इसलिए बना दिया, हमने उसमें चीनी डाल दी, हमने उसके अंदर दूध डाल दिया, और सबसे बड़ी बात, उसको भूखे पेट सुबह सुबह पीने लग गए। तो ये चाय में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अच्छे होते हैं, इनको ले सकते हैं कम मात्रा में, लेकिन खाने के बाद। भूखे पेट कभी नहीं लेना, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, जब जाके तो ये सही है, नहीं तो चाय भी हमारे लिए सही नहीं है। एक अकेली चाय रोज का 20 ग्राम वजन बढ़ाती है, तो साल के अंदर 7 किलो वजन बढ़ा सकती है एक अकेली चाय। आप सोच सकते हो 10 साल में 70 किलो आपका वजन बढ़ा सकती है एक सिंगल चाय रोज की। तो हमको छोटी छोटी आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है, और हमारे जीवन शैली को हमेशा सक्रिय बनाए रखना है। यानी फिजिकल एक्टिविटी हल्की फुल्की सारे दिन में होती रहनी चाहिए। पॉसिबल हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, चलने की आदत डालें। हमारे शरीर को एक्टिव रहने के लिए पर डे 8 से 10 हजार कदम चलना आवश्यक है, जब जाके आपका शरीर एक्टिव होएगा। और ये 8 से 10 हजार कदम आपकी 45 मिनट की एक्सरसाइज के अलावा है। कुछ लोग सुबह वॉक कर आते हैं कि मैं 2 किलोमीटर वॉक कर आया, 8 से 10 हजार कदम हो गए, होगी मेरी एक्सरसाइज। लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं है, ये सिर्फ आपकी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। एक्सरसाइज तो आपको अलग से करनी पड़ेगी, जिसमें आपको स्ट्रेचिंग हो मसल्स में, वो एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है, मसल्स में स्ट्रेचिंग। जिससे हल्का, स्ट्रेचिंग का मतलब है शरीर में हल्का सा दर्द होना चाहिए मसल्स में, वो एक्सरसाइज की कैटेगरी में आएगा। आप दौड़ लगाओगे, आपकी थाई मसल्स में हल्का सा पेन होएगा। आप डंबल से करोगे बाइसेप ट्राइसेप, इसमें हल्का सा मसल पेन होगा। तो हल्का सा जब तक पेन ना हो ना, तो उसको एक्सरसाइज की कैटेगरी में मत लेना, वो सिर्फ आपकी एक्टिविटी में ही आएगा, है ना। तो हमको रोज 8 से 10 हजार कदम चलना है। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव हमको अपने जीवन में लाने, जिससे हम बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोक सके। सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल सूरज की रोशनी से सब कोई डरता है, डरने लग गए हैं। बाहर जाएंगे तो बिल्कुल पैक होके जाएंगे, दस्ताने, चेहरे को कवर करके। और वो आजकल पोल्यूशन की वजह से जो है रेडियो एक्टिव रेज इतनी ज्यादा बढ़ गई है सूरज से आने वाली, तो ये जरूरी भी है आजकल। लेकिन हमको सूरज का प्रकाश आवश्यक है। सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा तो हमका हमारा शरीर विटामिन डी नहीं बना पाएगा। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स कहीं भी नहीं है दुनिया में। विटामिन डी बनने से एक स्टेप पहले की जो स्टेप होती है वो हमारे खाने पीने की चीजों से मिलती है। और वो जब सेल्स में पहुंच जाती है, और सेल्स सन के एक्सपोजर में आती है, धूप में आते हैं हम, तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। और विटामिन डी की आवश्यकता क्या होती है? हमारे भोजन में जो भी हमारे भोजन में जो भी कैल्शियम है, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, भले ही आप कैल्शियम की किसी भी कंपनी की टेबलेट ले लें, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अगर आपको धूप नहीं मिली है तो, है ना। तो आज WHO भी ये कहता है पूरी दुनिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है, क्योंकि पुरुष तो दिन में बाहर जाते हैं, काम करते हैं, धूप में एक्सपोजर होता है, लेकिन महिलाओं का एक्सपोजर नहीं हो पाता। कई बार तो ऐसा होता है 3-3 4-4 दिन तक धूप में निकलना नहीं होता। तो सबके लिए यही सलाह है, 15 से 20 मिनट सन का एक्सपोजर जरूरी है पर डे। और ज्यादा बेटर ये रहेगा सुबह की जो फ्रेश धूप आती है उसके अंदर हम एक्सपोज होए, हमारी स्किन एक्सपोज होए। अगर सुबह हम 15 मिनट धूप में टहले आए जब सूरज निकलता है, तो हमारा मूड भी सही रहता है, क्योंकि धूप की रोशनी से सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो हमको फील गुड करवाता है, वो हार्मोन स्रावित होता है और हमारा मूड सही रहता है, हम खुश रहते हैं। तो सुबह की मॉर्निंग वॉक जिसमें हल्का सा सूरज निकलने लगे 15 से 20 मिनट, तो वो हमारी दिनचर्या को और हमारी सेहत को बहुत बेहतर कर सकता है। तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो हमको इंक्लूड करने। सबसे पहला, सूर्य उदय होने से हम पहले हमको 1 से 2 घंटे पहले उठ जाना है। जैसे अपने आजकल 6 से 7 बजे के बीच में सूर्य उदय होता है, तो हमको 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। रोज 15 से 20 मिनट योग या ध्यान, मेडिटेशन
ये करें जिससे हमारा दिमाग फोकस्ड रहे, एकाग्रता बढ़े, और जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस्ड होके करें। और ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करें, ब्रेकफास्ट बेस्ट करें। अच्छी उसमें क्वालिटी की फैट वाली चीजें होनी चाहिए, अच्छा कार्ब्स होने चाहिए, अच्छा प्रोटीन वाली चीजें होनी चाहिए। तो अपने को कभी भी फैट जो अपना नाश्ता है उसको स्किप नहीं करना है। और 30 से 40 मिनट हमको रोज एक्सरसाइज करनी है, उसमें कार्डियो करनी है 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन कार्डियो और 2 से 3 दिन हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। भोजन और पानी का पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना है, परिवार के साथ समय बिताना है, कनेक्टेड रहना है, कम्युनिटी के साथ समय बिताना है, और रोज 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करनी है हमको। तो ये छोटे छोटे हमने जो भी आधे घंटे में जो भी बातें की, उससे का निष्कर्ष ये है कि हमको अपने जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव लाने, और ये छोटे छोटे बदलाव से हमारा जीवन लंबा और बेहतर होगा। क्योंकि है ना, जो कितना जीना है ये तो परमपिता परमेश्वर को पता है, लेकिन जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और चारपाई में या बेड पे या हॉस्पिटल में हमारा बुढ़ापा ना बीते, इसलिए हमको ये छोटे छोटे हमको अपने जीवन में सुधार करने हैं ना। तो आज का टॉपिक मेरा इतना ही था। बैक टू एमसी संतोष मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत अमेजिंग टॉपिक लिया सर ने, और आज हमें सब कुछ सिखा गए हैं, है ना। कैसे हमें जवान रहना है, क्या हमें खाना है, सब कुछ आपकी हेल्दी एजिंग के ऊपर है। और ये हमने यहाँ से सुधार भी किया है, और आज हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबरों ने ये सीखा है कि जीवन में हमेशा हर चीज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो उसको किस तरीके से हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, तो ये हमें आज इस कम्युनिटी ने सब कुछ सिखाया है। थैंक यू सो मच सर। एक बार हार्ट रिएक्शन देंगे सर के लिए, और सभी क्लैपिंग करेंगे जोरदार वाली सर के लिए। और मैं आज उन लोगों से बात करना चाहूंगी जिन्होंने अपनी एज को भी, ये सभी अनम्यूट है सर, एक बार देखेंगे। यस, और अपनी एज को भी रोका है। मैंने तो भाई रोका है, क्योंकि मुझे तो पता है कि